हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग कंपनी लेजिस्लेशन टिल एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे सबसे पहला हमारा जो कंपनी से रिलेटेड हमारा एक कंपनी एक्ट आया था, जिसको नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850। ये बेस्ड था इंग्लिश लॉ पे। फर्स्ट लेजिस्लेशन था जो कि अलाउ किया फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में एक कंपनी एक्ट को इनेक्ट किया गया था, जिसका बेसिस क्या था, इंग्लिश लॉ था। और ये फर्स्ट लेजिस्लेशन था जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में बात करता था। फिर इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस थे और इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजंस थे। फिर आया कंपनी एक्ट 1866 जो कि बेस्ड था यूके की कंपनी एक्ट जो थी 1862 की, उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो इसमें प्रोविजंस क्या क्या इंक्लूड किए गए, तो यहाँ पे कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में प्रोविजंस दिए गए, कंपनी के वाइंडिंग अप के बारे में प्रोविजंस दिए गए और शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के बारे में प्रोविजंस दिए गए। फिर इंडियन कंपनी एक्ट 1913 आया। ये क्या किया, अर्लियर जो भी लेजिस्लेशन था उसको कंसोलिडेट करके इकट्ठा किया गया और बनाया गया। और ये सिग्निफिकेंट रिफॉर्म था किसके बारे में, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बारे में इसमें बात की गई। और मैनेज करना, कैसे मैनेज करेंगी कंपनी के अफेयर को, उसके बारे में बात की गई। इसमें रेगुलेशन इंक्लूड किए गए प्राइवेट कंपनी के लिए भी, पब्लिक कंपनी के लिए भी। और ये फाउंडेशन रहा कॉरपोरेट लेजिस्लेशन का जब तक आज़ादी नहीं मिली, टिल इंडिपेंडेंस ये हमारा रहा। देन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में क्या हुआ, हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 को इनेक्ट किया गया, जो कि प्रीवियस जो था कंपनी एक्ट 1913 का, उसको रिप्लेस किया, ठीक। उसके बाद ये जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था भाभा कमेटी के द्वारा। कोई भी एक्ट वगैरह बनाया जाता है, न्यू लेजिस्लेट किया जाता है, वो जनरली कोई ना कोई कमेटी होती है जो कि उसको रिकमेंडेशंस देती है उसके बारे में। यहाँ पे इस कंपनी एक्ट रिकमेंडेशन किसने दी थी, भाभा कमेटी ने, ठीक है। इसके बाद की फीचर्स क्या क्या थे इसके, तो कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में बात करता था, मैनेजमेंट के बारे में बात करता था और वाइंडिंग अप प्रोसेस के बारे में बात करता था। और सेम उसकी तरह ही प्राइवेट कंपनी के बारे में रेगुलेशंस थे, पब्लिक कंपनी के बारे में रेगुलेशंस थे। और पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के द्वारा, किसके, इंडियन कंपनी एक्ट 1913 के द्वारा, ठीक है। 1913 सिमिलर है, 100 साल पहले आई थी एक एक्ट। फिर गवर्नमेंट को पावर दी गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनी पे चेक बैलेंस रखने के लिए पावर दी गई गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम था किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, पुराने वाले से मॉडर्न सिस्टम था। अब अमेंडमेंट्स अलग अलग हुए इसमें 1956 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। और डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए। ये अमेंडमेंट्स को क्यों लाया गया था, ताकि अलाइन हो किस चीज़ से, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से साथ रह के काम करे। जैसे इसमें प्रोविजंस हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। फिर मेजर्स बताए गए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन दिया गया किसको, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उसमें रेस्ट्रिक्शन जो लगी थी उसको थोड़ा कम किया गया, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म, फिर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको, और अलग अलग जो रहती है स्टेटमेंट्स एंड ऑल को, उसको डिस्क्लोज करने के प्रोविजंस भी इसमें दिए गए, ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एरा आया। लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऐसे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है ना, उसको रिमूव करती है, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन को कम करती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हेंस हो सके। तो ये लिबरलाइजेशन एरा हुआ हमारा 1991 से लेके 2013 में। अब इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जिसमें ज़्यादा लिबरल और फ्रेंडली कॉरपोरेट फ्रेमवर्क के बारे में बात करनी, मतलब डिमांड थी कि ऐसी आनी चाहिए करके, तो अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ईजी बनाया गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट हुआ सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का,
स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कि जे ईरानी कमेटी होती है ना, कि कोई भी एक्ट आता है तो कोई ना कोई उसमें कमेटी होती, तो ये कमेटी जो थी वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंपनी लॉ के बारे में बात की। फिर हमारा आया अभी का एक्ट जो है हमारा कंपनी एक्ट 2013, जो कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका, ये एडाप्टेड है हमारा एवोल्यूशन और नीड्स ऑफ द इकोनॉमिक सोसाइटी के, उसमें प्रमोट करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को वाइल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, हम अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वही है कि ईज़िली डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है, और इंडिया का कमिटमेंट बताता है जो कि ट्रांसपेरेंट कॉरपोरेट एनवायरनमेंट को मतलब क्या बोलते हैं दिखाना, मतलब वही है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ को शो करना कि इंडिया का जो कॉरपोरेट सिस्टम है बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये चीज़ को दर्शाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग ना इसके एसेंशियल्स कर लेते हैं, कंपनी एक्ट के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, ये बात करता है हमारा प्रमोट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिर प्रोटेक्ट करना स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, ठीक है, जितने भी क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंपनी एक्ट का काम है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना कितना आसान है, इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में बारे में भी प्रोविजंस दिए गए। ठीक है, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी के बारे में प्रोविजंस दिए गए। फिर इन्हांस किया ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर को, रिक्वायर एक्यूरेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथन किया इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन को। वही है कि अब ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड हो जा रही है, इसमें देखो बताते हैं जो कंपनी एक्ट में रेगुलेशंस वगैरह हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सोचेंगे कि यार ये तो रजिस्टर्ड कंपनी, अच्छी कंपनी, इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। फिर कैपिटल को रेज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, कंपनी कैसे कैसे कैपिटल रेज कर सकती है, शेयर्स को दे करके, डिबेंचर्स को दे कर सके, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट को दे करके कंपनी राइज कर सकती है कैपिटल को। ठीक है, फिर मॉडर्नाइज किया इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को, जो मतलब वही है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो रिजोल्यूशन देता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। फिर वन पर्सन कंपनी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है, तो अलाउ करता है एक व्यक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंपनी जो कि सिंगल मेंबर से भी बनाई जा सकती है। फिर बाद में लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं मोर मेंबर्स को, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं एक कंपनी बना करके। इसके बाद स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी हमारा क्या है, तो ये एप्लीकेबिलिटी समझ लो, या तो कंपनी एक्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, होल ऑफ इंडिया, और या तो फिर अपन स्कोप के बारे में बात करें थे कहाँ कहाँ पे अप्लाई करता है, तो बोलते सारी कंपनी पे अप्लाई करता है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर में, या फिर किसी और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में कोई भी अगर इनैक्टमेंट होती है किसी भी कंपनी की, तो वो इस कंपनी एक्ट 2013 में कवर होंगी। फिर हम लोग करेंगे डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कंपनी। तो कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मतलब ये कि ग्रुप लीगल एंटिटी होती है जो कि फॉर्म्ड बाय होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एंगेज है ऑपरेशन में, किसी बिजनेस में, कमर्शियल एंटरप्राइजेस में, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में। ठीक है, फिर जो कंपनी है वो लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म की गई है अंडर द लॉ टू एंगेज इन डूइंग अ बिजनेस और ट्रेड। ठीक है, कोई बिजनेस या ट्रेड करने, मतलब वही कि लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म्ड हुई है अंडर लॉ और जो कि एंगेज है किसी बिजनेस या ट्रेड में। ठीक, फिर ये ऑपरेशनल है एज आर्टिफिशियल पर्सन, ऑपरेट करती है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन,
ऑपरेट करती है एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, डिस्टिंक्ट होती है किसके, अपने मेंबर्स के या शेयर होल्डर्स के, इंजॉय करती है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सिमिलर है नेचुरल पर्सन के। ठीक है, नेचुरल पर्सन के जैसे उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एसेट्स को ओन करना, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सू कर सकता है, उसके नाम पे सू हो सकता है। ठीक है, फिर डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंपनी कहाँ दी गई है, 220 में दी गई है, कंपनी एक्ट 2013 में। इसमें कुछ नहीं बोलता है, इसमें बोलता है कि कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट या फिर किसी और एक्ट जो कि इससे पहले लाया गया है, तो हम लोग मानेंगे कि वो कंपनी है। ठीक है, अब जुडिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन है। इसमें बोलता है कि कंपनी या फिर कॉरपोरेशन वर्ड का यूज़ किया गया। कॉरपोरेशन जो है वो आर्टिफिशियल बीइंग है जो कि इनविंसिबल है, ठीक है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और एग्जिस्ट करती है कंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वो मतलब लॉ के द्वारा ही एग्जिस्ट करती है। और ये क्रिएचर ऑफ लॉ है, लॉ के द्वारा बनाई गई क्रिएचर है। और ओनली possess only those property which the charter of its creation confer to it। इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या दिया जाता है, इसके बारे में दिया जाता है ना कि ये कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो वही चीज़ बोलता है कि ये क्रिएचर ऑफ लॉ है जो कि पजेस करता है पावर जो कि उसके चार्टर में दी गई, चार्टर वर्ड का यूज़ किया है, उसके क्रिएशन के चार्टर में जो उसको मिली गई है वो कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता है। फिर लॉर्ड लिंसले जो है वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंट्रीब्यूट करता है मनी एक कॉमन स्टॉक में जो कि एम्प्लॉय की गई है कॉमन पर्पस के लिए। मतलब वही है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करते, कहाँ कंट्रीब्यूट करते, कॉमन स्टॉक में, और उस कॉमन स्टॉक को यूज़ किया जाता है कॉमन पर्पस के लिए, तो ये हमारी कंपनी कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कंपनी की, तो बोलते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है मीन्स डिस्टिंग्विश होती है किसके, अपने मेंबर से डिफरेंट होती है, ओन करती है लीगल राइट्स को, लाइबिलिटीज़ को और ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है इसमें। तो क्या है, जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड होती है अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर। देखो जो जिम्मेदारी बनती है ना मेंबर्स की, वो खाली उसके अनपेड, ऐसे मान ले शेयर जो होते हैं ना वो एक ही बार में पे नहीं किए जाते, शेयर के पैसे रुक रुक के पे किए जाते हैं। तो जो भी अनपेड अमाउंट रहता है वहाँ तक ही उसकी लाइबिलिटी होती है, और जितने भी उसके शेयर तक की एक्सटेंट की लाइबिलिटी ही उसकी बनती है। उसकी पर्सनल एसेट्स कभी भी रिस्क में नहीं आ सकती। ये लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी जो होती है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि पर्सनल जो रहता है ना, पर्सनली लाइबल नहीं हो मेंबर्स। फिर बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन मीन्स जो कंपनी एग्जिस्ट करती है अगर मेंबरशिप में चेंज आ जाए, जैसे मेंबर्स मर जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कंपनी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं को कुछ भी हो जाए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर बोलता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, separation of ownership and management, the shareholder owns the company own the company and the director manages the operation। जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो कंपनी को ओन करते हैं, और मैनेजिंग का काम कौन करते हैं, डायरेक्टर करते हैं कंपनी के। ठीक है, मैनेजमेंट का काम। फिर बोल रहा है यहाँ पे कॉमन सील होता है मीन्स ये जो होता है वो सिग्निफाई करता है, सील सिग्निफाई करता है कंपनी का ऑफिशियल अप्रूवल ऑन अ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट में कंपनी का ऑफिशियल अप्रूवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। पहले ये ऑप्शनल थी, अब ये वो हो गई है, कंपलसरी हो गई है। ठीक है ना। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, तो शेयर जो पब्लिक का कंपनी के शेयर्स जो है ना वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर सेवेंथ बोलते हैं कैपेसिटी टू सू और बी सूड। तो कंपनी एक नेचुरल लीगल पर्सन टाइप से काम करती है, लीगल पर्सन टाइप से काम करती है, तो उसके अगेंस्ट में भी लीगल प्रोसीडिंग चालू हो सकती है, और वो अपने नाम पे भी लीगल प्रोसीडिंग चालू करवा सकते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, और पर्सन विथ लीगल पर्पस की तरह ट्रीट किया जाता है, इसको लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वो करती है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है दैट गवर्न्स देयर एक्टिविटी।
मीन्स जो लॉ में जो भी प्रोविजंस दिए, जैसे कंपनी एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं, इसके चार्टर जो हम लोग बोल रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो कंपनी जो हो रही है वो ऑपरेट हो रही है स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा, जो कि गवर्न कर रहा है इसकी एक्टिविटीज़ को। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है यहाँ पे, ठीक है। फिर कंप्लीट हो गया ये। फिर इसके बाद है हमारा इस कंपनी या लीगल पर्सन, क्या कंपनी एक लीगल पर्सन है? तो बोलता है हाँ, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। इसके लीगल राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, जो कि सिमिलर है किसके? नेचुरल पर्सन से सिमिलर है। एग्जाम्पल के लिए ये अपने प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है अपने नाम पे, एंटर भी हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, सेपरेटली टैक्स हो सकता है, यहाँ पे कैन सूट फाइल कर सकता है और बी सू भी कर सकता है और सूट भी हो सकता है, ठीक। इसके अगेंस्ट ये किसी के अगेंस्ट केस फाइल भी कर सकता है, इसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है। फिर हाउ एवर एज अ लीगल पर्सन द कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्शंस, बहुत सारे अलग अलग एक्शंस जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती, जो कि ह्यूमन क्वालिटी के लिए जो रिक्वायर होता है, ह्यूमन क्वालिटी, ये शादी नहीं कर सकती, वोट नहीं कर सकती, तो ये नहीं कर सकती है। पर्सन है, लीगल पर्सन है, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेपरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ दी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था सोलेमन वर्सेस सोलेमन में। इसमें यही हुआ था, जो सोलेमन था वो इनकॉर्पोरेट किए थे कंपनी में और अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। जो कंपनी होती है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस करती है, तो जो क्रेडिटर रहते हैं कंपनी के, वो सोलेमन के पर्सनल एसेट्स को लायबल ठहराते हैं, ठीक है। कोर्ट हेल्ड करता है कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है और वो डिस्टिंग्विश है किसके? सोलेमन के पर्सनल प्रॉपर्टी से। फिर जो क्रेडिटर्स थे वो क्लेम करते हैं उसके एसेट्स को, पर्सनल एसेट्स को क्लेम करना अलाउड नहीं होगा। क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर सकता पर्सनल एसेट्स ऑफ द सोलेमन को, ठीक है। उसके हेल्ड किया गया था। इम्प्लीकेशन मीन्स इंडिकेशंस ऑफ क्या क्या चीज़ें सिग्निफाई करती है कि कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे कंपनी के एसेट्स खुद के होते हैं, मेंबर्स के ऊपर राइट्स, मतलब मेंबर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब वो पर्सनली हेल्ड लाइबल नहीं होते। जैसे अब केस में था ना कि मेंबर्स जो हैं कंपनी के, वो डेब्ट्स वगैरह, कंपनी की डेब्ट्स होगी तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी शेयर होल्डर्स की। फिर कंटिन्यूटी, ये वाला परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है अगर स्टेटस ऑफ द मेंबर चेंज भी हो जाए, मर जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर जो कंपनी के पास है वो राइट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली वो थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और लीगल प्रोसीडिंग मतलब कैन बी सूड और सू या फिर कैन बी सूड वाली प्रोविजंस जो है वो बताती है कि ये बहुत सेपरेट एंटिटी है और सेपरेट पर्सनैलिटी है इस कंपनी की, जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं उससे मतलब अलग होती है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, कंपनी की खुद के नाम पे ही अलग अलग प्रोसीडिंग्स वगैरह चल सकती है।